बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह कि देश के अलग अलग शहरों में जो हिंसा आगजनी हुई, उत्तर प्रदेश में जो पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां फूकी गई, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन शुरू कर दिया है। जी हां, योगी पूरे एक्शन मोड में आ गए। बड़ी बैठक ली है योगी ने। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश के किस किस शहर दर शहर हिंसा और आगजनी हुई। जरा मैप दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश का नक्शा और यूपी में कहां कहां हिंसा हुई देखिए जरा। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में हिंसा हुई। सबसे पहले सहारनपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सहारनपुर में दिखाइए क्या हुआ। ये आप तस्वीरें एम्बियंस के साथ दिखाइए। ये आप देख रहे हैं सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, लोग सड़कों पर निकले। उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसमें हंगामा हुआ, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस को बीच में आना पड़ा, लोगों को घरों में भेजना पड़ा वापस। ये सहारनपुर में आप देख रहे हैं किस तरह भारी भीड़, नारेबाजी, प्रदर्शन अचानक नहीं शुरू हो गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? योगी ने क्या एक्शन लिया है सहारनपुर में आपको बताऊंगा। अगला कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसमें यह हुआ, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश मूव कीजिए से अगला। ये आप देख रहे हैं मुरादाबाद से पहले प्रयागराज का दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइए। प्रयागराज में देखिए पत्थरबाजी हुई, एम्बियंस दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, मुंह पर, अगर ध्यान से देखिए, मुंह पर मास्क बांधा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाए तो पहचान में ना आए ये पत्थरबाज कौन है जो मास्क बांधकर पत्थर चलाते हैं। और ये ऐसे ही पत्थर नहीं चलाते हैं, इन्होंने मास्क इसलिए बांधा हुआ। ये देखिए जरा, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी है। पुलिस की जो वैन, ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें पुलिस वालों को लाया जाता, उसमें आग लगा दी पीएसी की गाड़ी में। ये वाहनों को फूंक डाला है। ये प्रयागराज की तस्वीरें। और ध्यान से देखिए, जो पत्थर चला रहे हैं इन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये मास्क पहनने के पीछे मकसद ही ये है कि इनकी पहचान न की जा सके। लेकिन योगी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अगला शहर कौन सा दिखाइए जरा मैप। ये देखिए, अगला शहर है लखनऊ। लखनऊ में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात था। लोग निकले, शांतिपूर्वक तरीके से चले गए। राजधानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगला कौन सा शहर है दिखाइए जरा। ये मकबरा दिखा रहा हूं मैं। अगला शहर देखिए मुरादाबाद है। मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाइए। मुरादाबाद में देखिए एम्बियंस के साथ, मुरादाबाद में ये देखिए हिंसा हुई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगदड़ मची, लोग भागने शुरू हो गए अचानक। ये देखिए, लोग गिर भी रहे हैं इस भगदड़ में। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद लोग भागने शुरू हुए, भारी भीड़ लग गई थी। उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को पीटा है, खदेड़ा है। ये देखिए, लाठियों से पीटा है पुलिस ने। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। जब हजारों की भीड़ लगी हो, उस दौरान पुलिस के पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ था। अब ये देखिए लोग भागे, जो भीड़ भागी है, ये सब वहां हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन की इजाजत किसी ने नहीं ली थी। बिना इजाजत हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहा था। नमाज पढ़ने की इजाजत थी, लोग गए, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन हुए उस पर हंगामा बरपा है। आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं, प्रशासन को सुनिए। अवनीश अवस्थी क्या कह रहे हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। देखिए जरा उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, उसके बाद आपको बताएंगे योगी ने क्या कार्रवाई की। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है। पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सख्त संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं। पूरे जनपद मुरादाबाद में जुमे की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है और इसके लिए निश्चित रूप से सभी जनपदवासी जो सौहार्द आज इन लोगों ने बनाया है, इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। कहीं किसी तरह की कोई अफरी बात नहीं है। जामा मस्जिद के बाहर कुछ युवकों ने नमाज के बाद नारेबाजी की, जिनको समझा बुझा कर उनको घरों को भेज दिया गया है। तो इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर के बाद योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक ली है, अपने आवास पर योगी ने बैठक ली है। लेकिन योगी ने साफ कर दिया है कि कोई पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने साफ कर दिया है कि हर पत्थर का हिसाब होगा। देखिए जरा योगी का एक्शन क्या हुआ है अब तक। ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए
योगी आदित्यनाथ ने हर तस्वीर पर नजर बनाए हुई रखी है। हिंसा को लेकर योगी ने सख्त रुख अपनाया है। जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, योगी ने साफ कह दिया है। शांति भंग करने वाले कोई भी छोड़े नहीं जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है योगी आदित्यनाथ ने। सभी जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी डीएम को सहारनपुर से 35 से ज्यादा आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस में 20 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके हैं अब तक। प्रयागराज में 15 और अंबेडकर नगर में 25 गिरफ्तारियां हो गई हैं। अब तक 100 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट हो गए। लगभग 109 गिनती बताई जा रही है जिनकी गिरफ्तारी यूपी में हो चुकी है। शहर शहर थानों से बाकायदा मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए हैं। प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बाकायदा भेजी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे यूपी पर निगरानी की जा रही है। एडीजी, डीजीपी, मुख्य सचिव हेडक्वार्टर में लगातार सक्रिय है। इस वक्त प्रयागराज में एडीजी, आईजी, डीएम और एसएसपी घायल हुए हैं। खबर योगी तक ये पहुंची है। प्रयागराज में पुलिस पर देसी बमों से हमले की भी खबर है। पुलिस से बचने के लिए बच्चों को आगे कर दिया गया, यह भी योगी को बताया गया है। हालात इतने बिगड़े कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ गई। प्रयागराज में अर्धसैनिक बलों के कुछ जवान भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। जुमे की नमाज को लेकर पहले से ही यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर 12 कंपनी पीएसी तैनात की गई थी, आपको बताऊं, और कई संवेदनशील शहरों में फ्लैग मार्च भी किया गया। ड्रोन और दूरबीन से पुलिस लगातार निगरानी रख रही थी क्या चल रहा है। मेरठ में इंटरनेट पर भी पुलिस की पैनी नजर थी। इस दरमियान बरेली मस्जिदों के आसपास छतों पर निगरानी रखी जा रही थी। अलीगढ़ में भी भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान पुलिस की सतर्कता से ही हिंसा पर कंट्रोल हुआ है यूपी में, वरना साजिश क्या बड़ी थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब ये क्यों हो रहा है तो गवर्नमेंट को इसको भी सोचना चाहिए। ये बंद क्यों नहीं हो रहा, ये ना बंद होने की वजह भी यही है। ये क्यों इस पर कोई जिम्मेदारी से कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ क्यों नहीं अरेस्ट किया, उनको क्यों नहीं बंद किया जेल के अंदर। हाँ, मुकदमा चलाएं उनके खिलाफ। भाई तुमने सारे मुल्क का माहौल बिगाड़ दिया। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। अगर जहाँ कहीं पर भी किसी ने कोई इस प्रकार की साजिश करके शरारत की है तो जांच करके कार्रवाई करें। तो उत्तर प्रदेश में जो साजिश हुई उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या ऐसी साजिश पूरे देश के लिए थी? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर शहर, हर राज्य से ऐसी तस्वीर आई। देखिए जरा, अगला राज्य, ये पूरे हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में देखिए क्या हुआ। तस्वीरें दिखाइए, प्ले कीजिए फास्ट। ये आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें एम्बियंस के साथ दिखाइए। लोग निकले हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हैं। यही नारेबाजी शुरू हो गई, यही हंगामा शुरू हो गया। पुलिस यहां उस दौरान मौजूद थी, लेकिन जामा मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, आखिर ये प्रदर्शन कौन कर रहा था? क्या ये पहले से बुलाया गया था? देश की राजधानी दिल्ली में हजारों लोग जब सड़कों पर आए, बिना इजाजत प्रदर्शन करने लगे, तो ये बेवजह नहीं होता। क्या इसके पीछे कोई कॉल दी गई थी? बड़ा सवाल ये। जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, शाही इमाम, ये देख रहे हैं अहमद बुखारी ने असदुद्दीन ओवैसी की तरफ उंगली उठा दी है कि ये जो कुछ दिल्ली में हुआ, क्या इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार हैं? क्या कह रहे हैं शाही इमाम? आइए आपको बताने जा रहा हूं। जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, शाही इमाम का कहना है जामा मस्जिद पर प्रदर्शन हमने नहीं बुलाया, मस्जिद समिति ने विरोध नहीं किया। यानी वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मस्जिद समिति का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रदर्शन में कौन लोग थे, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और कल जब विरोध की योजना बनी थी, उन्होंने कहा, हमने साफ कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा
विरोध करने वाली भीड़ कौन थी हमें नहीं पता, और लगता है विरोध करने वाले लोग ओवैसी के लोग हैं, उन्होंने यह कहा। अहमद बुखारी जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली की डीसीपी सेंट्रल दिल्ली की श्वेता चौहान क्या कह रही हैं, सुनिए। आज जैसे कि जुमे की नमाज होती है, फ्राइडे प्रेयर जो होती है इसके लिए वहाँ पे गैदरिंग थी। मस्जिद के अंदर करीब 1500 के लगभग लोग थे। जब ये प्रेयर ख़त्म हुई, नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर ही इकट्ठा हो गए और वहीं से ग्रुप बना के बाहर आए। बाहर कुछ लोग उनमें आके मिले, उन्होंने फिर कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए हैं। प्रोटेस्ट बाहर किया गया है, लोग अंदर से इकट्ठा हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट बाहर की सड़क पर किया गया है, बिना परमिशन के किया गया था, तो इसमें लीगल एक्शन लेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको सिर्फ एक शहर नहीं, दिल्ली नहीं, अगला देखिए शहर कौन सा है, मैप दीजिए। ये हिंदुस्तान का नक्शा आ गया है। अगला शहर है, देखिए, झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से आगजनी और हिंसा हुई। विजुअल दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये देखिए, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए झंडों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रशासन संभालने की कोशिश करता रहा, कोई रुकने को तैयार नहीं था। सोचिए जरा, आग लगा दी, ठेले में आग लगा दी। बेचारा रोज कमाना खाने वाला कोई शख्स होगा, वो ये ठेला लगाता होगा, उसके ठेले में आग लगा दी गई। सोचिए क्या मंजर और आलम होगा। इस ठेले वाले की क्या गलती थी जिसके ठेले को जला दिया गया। हिंसा में, इस तरह की हिंसा में ऐसे ही बेगुनाह लोग चपेट में आते हैं। ये देखिए, गाड़ियों में आग लगा दी, वाहनों में आग लगा दी, जो जहां मिला वहां आग लगा दी गई। तो सवाल यह है कि आखिर कौन हिंसा भड़का रहा है। जरा मुख्यमंत्री को सुनिए, झारखंड के हेमंत सोरेन को, वो क्या कह रहे हैं। कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी करें। अब सवाल एक बहुत बुनियादी है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे, क्या भड़काई गई, कौन सा बयान है जो लोगों को उकसा रहा है, जो भड़का रहा है। अब तक कौन कौन से बयान दिए गए, जरा ये देखिए। यही नहीं, एक और राज्य, एक और शहर जिसमें इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। देश का कौन सा राज्य, कौन सा शहर बचा है, देखिए जरा। अब आपको लिए चलते हैं सीधे नीचे, हैदराबाद। हैदराबाद की तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं आप, हैदराबाद। एमबीएस दीजिए। चार मीनार के आगे आप देख रहे हैं, पीछे चार मीनार आपको नजर आ रही। चार मीनार के आगे लोग इस तरह से हंगामा कर रहे थे। ये हैदराबाद की तस्वीर है, ओवैसी के शहर की तस्वीर है हैदराबाद, जहां लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जम्मू की दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ऊपर लिए चलता हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाइए। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, वहां भी लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी करने लगे बिना इजाजत। देश के अलग अलग शहरों में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन सिर्फ जम्मू नहीं, अगर मैं ऊपर से चलिए तो आप जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, या दिल्ली हो, या देश का कोई और शहर और राज्य हो, हर जगह प्रदर्शन हो रहा था। यही स्थिति एक और राज्य में थी। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। देखिए जरा, महाराष्ट्र की पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, सोलापुर में। देखिए एम्बियंस के साथ ये जो भीड़ यहां से वहां तक आपको नजर आ रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में ये हंगामा हुआ, लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी करने लगे, हाथों में देखिए तिरंगा भी लिए थे। इस प्रदर्शन में भला तिरंगे का क्या काम, बाकायदा तिरंगा लेकर आए थे इस प्रदर्शन में प्रोटेस्ट करने के लिए, और गाड़ियों पर भी चढ़ गए। अगली तस्वीर दिखाइए, सोलापुर के बाद नवी मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाएं भी नकाब पहनकर सड़कों पर निकली और प्रदर्शन कर रही थी। ये सारी चीजें बिना इजाजत के हो रही थी। अब जरा सुनिए ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील क्या कह रहे हैं, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, सुनिए जरा। हम तो ये कह रहे हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अलग अलग प्रांतों में और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज के तरफ से एक आंदोलन किया गया, लेकिन मैं एक महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में सब जगह परिस्थिति अभी पूरी कंट्रोल में है, शांत है।
महाराष्ट्र के बाहर कुछ जगह कुछ गलत इंसिडेंट हुए हैं। अब एक बुनियादी सवाल यह है कि आखिर यह साजिश कौन रच रहा था। एक बुनियादी सवाल यह है आखिर इस सब के पीछे कौन है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कहां से कहां तक ये पूरी साजिश रची गई। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश कानपुर से जो शुरू हुई, कानपुर से जम्मू कश्मीर, क्या दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और पंजाब से भी खबर आई। ये जो जाल आप देख रहे हैं प्रदर्शन का, क्या ये अपने आप हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? तो सवाल यह है कि आखिर हंगामे के पीछे है कौन। तो आइए अब आपके जहन में एक सवाल यह आ रहा होगा, ये जो शहर शहर भीड़ लगी थी, इस भीड़ को देखकर कोई भी आम इंसान, कोई भी घर परिवार वाला शख्स डरेगा जब इस तरह की भीड़ सड़कों पर होगी। तो हंगामे के पीछे कौन है? सवाल ये, कैसे शहर शहर एक साथ प्रदर्शन हुए? आपके जहन में भी यह सवाल होगा, क्या प्रदर्शन के पीछे कोई साजिश थी? जहन में यह भी आता है, क्या इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है? और कैसे बिना इजाजत प्रदर्शन शुरू हो गए शहर दर शहर? कैसे सभी शहरों में सभी नारेबाजी करने लगे? सोचिए, कैसे, क्या पत्थरबाजी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था? जहन में यह आता है, आगजनी के जरिए डर फैलाना मकसद था क्या? देश का माहौल खराब करने की तैयारी की गई थी क्या? पुलिस की सतर्कता से साजिश फेल हो गई। इससे पहले कानपुर में हिंसा हुई थी, आपको याद होगा। विरोध के नाम पर ऐसे ही पत्थरबाजी कानपुर में की गई थी। मोबाइल के जरिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। बाकायदा 141 व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़ा गया था। कानपुर में हिंसा के तार किससे जुड़े थे? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े बाद में ये तार। हिंसा के लिए फंडिंग की जांच फिलहाल हो रही है और हिंसा के पीछे इंटरनेशनल साजिश की जांच भी हो रही है। हिंसा की साजिश के सबूत लगातार मिल रहे हैं। अब सवाल आज हुए प्रदर्शन पर भी है, यह प्रदर्शन आयोजित था या प्रायोजित था? बुनियादी सवाल यह है, देश के लोग क्या कह रहे हैं? आज जो यह प्रदर्शन हुआ है, हंगामा, नारेबाजी, तोड़फोड़, आगजनी हुई है, देश के लोगों को सुनिए। निश्चित ही साजिश झलकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी की भावनाएं आहत हो गई किसी के वक्तव्य से, तो उसे कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देश में एक साथ प्रदर्शन का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी साफ साजिश झलक रही है। इसमें कहीं ना कहीं देश के बाहरी व्यक्ति हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ये साफ साफ साजिशी है और ये कानपुर की, उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करा गया है। इसमें योगी जी और मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रयास करा गया। ये जो साजिश है, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत गलत है। ये जो नए युगों के लड़कों को भनकाया जा रहा है, जिस प्रकार से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, इसमें साजिशन उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़े करने का सवाल पैदा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। कल आपको बताया था ओवैसी पर एफआईआर हो गई है और आज 30 गिरफ्तार हो गए। एआईएमआईएम के ओवैसी के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। असदुद्दीन ओवैसी पर कल एफआईआर हुई तो एक के बाद एक 10 ट्वीट कर दिए ओवैसी ने और कहा, बताओ मेरा कौन सा बयान भड़काने वाला था। तो ओवैसी के ऊपर एफआईआर हुई और ओवैसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंच गए अपने नेता के एफआईआर के खिलाफ। ये देखिए जरा, ये एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जो मुर्दाबाद के बैनर पोस्टर के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने देखिए हिरासत में लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं भी शामिल थी। ओवैसी के कार्यकर्ता थे जिन्हें हिरासत में लिया गया, महिला और पुरुष शामिल थे जिन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए जरा आखिर ये क्या कर रहे थे जो इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ओवैसी के 30 समर्थक, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं। ओवैसी के 30 समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में इनकी गिरफ्तारी हुई। संसद मार्ग थाने के बाहर दरअसल ये सभी प्रदर्शन कर रहे थे और पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। ओवैसी के कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने 3 दिन की इन्हें न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और बिना इजाजत प्रदर्शन कर रहे थे ओवैसी के समर्थक।
पुलिस ने पहले इन्हें रोका और नहीं माने तो हिरासत में लिया, फिर इन्हें गिरफ्तार किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद समर्थकों ने जंतर मंतर के लिए इजाजत मांगी थी, प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो अचानक ये संसद मार्ग पहुंच गए और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर का ये विरोध कर रहे थे। पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आइए, ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाकर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की। ओवैसी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, आइए वो आपको बताने जा रहा हूं। ओवैसी अकेले नहीं, ओवैसी के साथ साथ कई नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ओवैसी के साथ 2 एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल उसमें कौन कौन है आपको बताऊंगा। पहले देखिए, दिल्ली पुलिस ने ओवैसी पर यह मुकदमा दर्ज किया है और ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। भड़काऊ संदेश पोस्ट करने का भी आरोप है ओवैसी पर। पुलिस ने 2 दरअसल अलग अलग एफआईआर दर्ज किए, एक नुपुर शर्मा पर और 31 बाकियों पर, तो कुल 32 एफआईआर दर्ज हुई हैं 2 अलग अलग मामलों में। इसको मूव कीजिए आगे। धारा 153 पूजा के स्थान पर गलत टिप्पणी, 153 के तहत 5 साल की सजा और जुर्माना है इस मामले में। इसके अलावा धारा 295 धार्मिक स्थल का मजाक उड़ाना इसमें शामिल है, जिसमें 2 साल की सजा, जेल और जुर्माना है। अगली धारा है धारा 505 2 समुदायों में जहर फैलाना शामिल है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, साल सजा, 2 साल जेल है और जुर्माना भी है इसमें शामिल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओवैसी के 30 कार्यकर्ता जो हैं अभी 3 दिन तक जेल में रहेंगे। अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर सियासत से है और दिलचस्प खबर है। आप सभी जानना चाहते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले आपको दिखाऊं, बड़ा दिलचस्प चुनाव था। महाविकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, एमवीए को ओवैसी का साथ मिल गया है। आपको भी ताज्जुब होगा कि कांग्रेस शिवसेना के साथ असदुद्दीन ओवैसी आकर मिल गए। ये कैसे हुआ? पहले तस्वीरें देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। एमएलए, कांग्रेस के एमएलए को देख रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए जो वोट डालने पहुंचे, उन्हें एआईएमआईएम के एमएलए का साथ मिला है। पहली तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिवसेना के एमएलए, शिवसेना के एमएलए भी वोट देने के लिए पहुंचे राज्यसभा चुनाव के लिए। लेकिन देखिए जरा, कांग्रेस और ओवैसी कैसे साथ साथ आ गए हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। अमूमन एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, लेकिन देखिए दोनों साथ साथ हैं चुनाव के मौके पर। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी दांवपेच देखने को मिला है। ओवैसी आ गए महाअघाड़ी के साथ। सोचिए कैसे हुआ। ओवैसी का कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया ओवैसी ने, इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन का ऐलान किया और जिसका सीधा फायदा अब शिवसेना को मिलेगा। कैसे? क्योंकि अब उसके दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। साथ ही साथ जबकि उसके पास एक उम्मीदवार जिताने के वोट थे, एमआईएम के सपोर्ट से 2 उम्मीदवार जीत जाएंगे। ओवैसी के समर्थन पर राज ठाकरे ने जरूर सवाल उठा दिए हैं। कहा है शिवसेना के हिंदुत्व का चेहरा बेनकाब हुआ है। राज ठाकरे का कहना है शिवसेना निजाम के वंशजों का समर्थन भी ले सकती है। राज ने ऐसे हमला किया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर दरअसल मतदान हुआ है, लेकिन वोटिंग का मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग अब इस पे आगे की तस्वीर साफ करेगा। तो यह बात हो गई महाराष्ट्र की। आज राजस्थान में भी वोटिंग हुई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान में हुआ क्या खेल। तो देखिए जरा, राजस्थान में कांग्रेस एमएलए को देख रहे हैं जो बेचारे कई दिन से होटल में थे, आज वोट देने के लिए सीधे विधानसभा पहुंचे। सबसे पहले अशोक गहलोत को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री वोट देने के लिए पहुंचे राज्यसभा चुनाव के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बीजेपी के विधायक भी पहुंचे वोट देने के लिए, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बीच में कुछ हंगामा हुआ होगा, लेकिन सवाल ये है ये वोटिंग की वजह से हुआ। बड़ा खेल क्या हुआ है राजस्थान में वोटिंग के दौरान, ये आपको बताने जा रहा हूं। किसने क्रॉस वोटिंग कर दी और किसने सारा खेल बिगाड़ दिया, देखिए जरा। तो ये है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में कांग्रेस 3 सीट जीत गई। जी हां, कांग्रेस को फायदा हुआ राजस्थान में। वासनिक, सुरजेवाला, तिवारी चुनाव जीत गए हैं। 3 सीटें कांग्रेस जीत गई। बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी चुनाव जीते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए राज्यसभा का। सुभाष चंद्रा को बीजेपी का तो समर्थन मिला था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी क्रॉस वोटिंग की, लेकिन बीजेपी में ही क्रॉस वोटिंग भी हो गई। यही उनके लिए नुकसानदायक रहा। क्रॉस वोटिंग से चंद्रा की उम्मीदें खत्म हो गई राजस्थान में और शायद चंद्रा को हार का एहसास हो गया था पहले से, इसलिए वो काउंटिंग से पहले ही दिल्ली लौट गए। कहा राजस्थान से रिश्ता बना रहेगा, आते जाते रहेंगे।
सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इससे पहले इस बार राजस्थान से दांव आजमा रहे थे। आइए सुनवाते हैं अब आपको अशोक गहलोत को, सुनिए जरा, और सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहाँ पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना चारों सीटें 3 हमारी 1 बीजेपी आराम जीती थी। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े, और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो बात महाराष्ट्र की हो गई, राजस्थान की हो गई। आइए अब आपको लिए चलते हैं, हरियाणा में भी आज वोटिंग हुई, लेकिन हरियाणा में ये देखिए, ये आप देख रहे हैं हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं, जो कांग्रेस के, उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरी बस तैयार है, विधायकों से भरी हुई। ये बस जा रही है विधानसभा, वोट देने के लिए पहुंची थी। कांग्रेस के एमएलए दीपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी एमएलए जो जब वोट देने पहुंचे उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, हरियाणा में एक अलग खेल हुआ, वो भी बताएंगे, लेकिन उलटफेर होगा, वो क्या हो सकता है ये आपको बताते हैं। देखिए जरा, हरियाणा में भी पेच फंस गया है राज्यसभा को लेकर। जी हां, चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती फिलहाल हरियाणा में रोक दी है। बीजेपी की शिकायत पर यह गिनती रोकी गई है, और अजय माकन, यहां अजय माकन की किस्मत दांव पर थी। राहुल गांधी के करीबी अजय माकन, खबर है कि कांग्रेसी विधायकों ने यहां क्रॉस वोटिंग कर दी है। यह खबर है, क्रॉस वोटिंग मतलब माकन को वोट नहीं दिया है। यह हो गया खेल। ऐसे में निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत सकते हैं हरियाणा से। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी का समर्थन भी हासिल है, और कई निर्दलीय विधायक भी कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं। शर्मा का कांग्रेस बैकग्राउंड भी रहा है, और अगर कांग्रेसियों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो फिर माकन के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको बताऊं कार्तिकेय शर्मा के पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। आइए, एक और राज्य बचा है अभी, कर्नाटक। कर्नाटक में भी वोटिंग हुई राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का चुनाव भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, जिस तरह से वोटिंग हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए जरा, कर्नाटक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेडीएस के विधायक रिजॉर्ट में थे। कुमारस्वामी ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रख रखा था, और आज पहुंचे जब विधानसभा, ये देखिए इसी बस में पहुंचे हैं वोट देने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के विधायक कर्नाटक विधानसभा में, लेकिन यहां भी फंस गई जेडीएस। कुमारस्वामी ने बहुत तैयारी की थी कि विधायक इधर से उधर ना हो। उन्होंने कहा था कांग्रेस उनके विधायकों को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए क्या हुआ, जेडीएस अपना कुनबा नहीं बचा पाई। झटका ये लगा है, राज्यसभा चुनाव में जेडीएस बिखर गई, और उसके 2 उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। रिजॉर्ट में रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में जेडीएस उम्मीदवार का जीतना अब मुश्किल हो गया है। वैसे भी जेडीएस के पास जीतने के लिए वोट नहीं थे, और दरअसल कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, और बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 8 सीट पक्की है इन 4 में से। लेकिन चौथे के लिए जेडीएस, बीजेपी, कांग्रेस मैदान में थी। अब किसकी लॉटरी लगती है, इसका सबको इंतजार रहेगा। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती फिलहाल रोक दी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी के नेता बाकायदा चुनाव आयोग के पास पहुंचे शिकायत करने के लिए। ये देख रहे हैं तस्वीरें, बीजेपी का एक डेलीगेशन जिसमें जितेंद्र सिंह भी आप देख रहे हैं, वो पहुंचे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिसके बाद वोटिंग फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि आखिर ये राज्यसभा क्या होता है। लोकसभा के बारे में आपने सुना है कि लोकसभा चुनाव होते हैं, उन चुनावों के बाद सांसद चुने जाते हैं, और वो सांसद अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन देखिए राज्यसभा क्या होती है और राज्यसभा का क्या काम है। संसद में दरअसल 2 सदन होते हैं। 2 सदनों में एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये जो इमारत देख रहे हैं इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा के लिए जनता वोट नहीं करती है। कल मैंने आपको बताया था, विधायक राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं, जो आपने देखा महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक। राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल
5 साल का लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल होता है। यह फर्क होता है। प्रति 2 साल पर 1/3 सांसद रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के लिए कोई स्पीकर नहीं चुना जाता है। देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, यहां सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसके सभापति हैं। राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं। 233 का चुनाव विधायकों की वोटिंग से होता है। 12 सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 233 और 12 हो गए 245 मनोनीत सांसद कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के होते हैं। इस बैकग्राउंड के लोकसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहती है। यह था राज्यसभा के बारे में जानकारी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अगली बड़ी खबर है और वो है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। कैसे अमेरिका, मैं कहूंगा जो बाइडेन से आगे निकल गए योगी। जो बाइडेन को फेल कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बाइडेन से आगे बाजी मार ली है। योगी आदित्यनाथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उसको भी योगी ने फेल कर दिया। ये भले कैसा हुआ, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बिल गेट्स को, दुनिया के रईस सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक रहे बिल गेट्स, और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को आप देख रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स खुद योगी से मिलने पहुंचे। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ से को बिल गेट्स की जो कंपनी है, उनकी कंपनी के सीईओ को आप देख रहे हैं, जो बाकायदा योगी की आकर तारीफ किए। तो सवाल यह कि आखिर योगी ने ऐसा क्या किया कि बिल गेट्स भी योगी की तारीफ कर रहे हैं। योगी ने ऐसा क्या किया जो बाइडेन को पछाड़ दिया है, यह आपको बताते हैं। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ की तारीफ पहले WHO भी कर चुका है। योगी, क्योंकि यूपी दुनिया के लिए इस वक्त नजीर बन गया है। उत्तर प्रदेश, यूपी दुनिया के लिए कैसे नजीर बना है? यूपी ने कोविड प्रबंधन का रास्ता दिखाया है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब कोविड से लोग परेशान थे तो उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया। कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया है। योगी सरकार की यह तारीफ BMG फाउंडेशन ने की है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने, BMG को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी कहते हैं। BMG के CEO मार्क सुजमैन ने योगी से मिलकर तारीफ की है। CEO की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। BMG के CEO ने कहा भारत का कोविड प्रबंधन बेहतर था, लेकिन यूपी का कोविड जो प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। यूपी जैसा प्रबंधन अमेरिका भी नहीं कर पाया, उनका कहना था। आबादी के लिहाज से यह प्रबंधन अद्वितीय था, यह कहना है इस फाउंडेशन का। यूपी का सामाजिक परिवेश भी चैलेंजिंग था, यानी इस स्थिति में भी योगी ने कैसे संभाला, यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। कोरोना के दौर में आपको याद होगा जो बाइडेन को देखिए जरा। जो बाइडेन कोरोना के दौर में जब जाते थे हॉस्पिटल वैक्सीनेशन का जायजा लेने कि क्या स्थिति है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, उस वक्त की तस्वीरें। वहीं इसके उलट ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर। इसके उलट एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाइडेन के अलावा योगी आदित्यनाथ को देखिए। जिस वक्त योगी को कोरोना था उस वक्त योगी कैसे खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर बनाए हुए थे। जब योगी का कोरोना ठीक हो गया उसके बाद योगी खुद जाकर, जो वो जगह थी जहां ज्यादा कोरोना बढ़ रहा था, वहां खुद जाकर हालात का जायजा ले रहे थे। यही फर्क था दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के दरमियान। इसी वजह से योगी बाइडेन से कहीं आगे निकल गए। देखिए जरा, ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, एक तरफ जो बाइडेन। अब मैं आपको बताता हूं कि किस मामले में बाइडेन को पछाड़ दिया है योगी ने। अमेरिका की जनसंख्या देखिए कितनी है, 33 करोड़ जनसंख्या है अमेरिका की, और यूपी की जनसंख्या 24 करोड़। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यानी यूपी अपने आप में एक देश है, अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है आबादी के मामले में। अब देखिए, अब तक अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, 10 लाख से ज्यादा मौतें। लेकिन उत्तर प्रदेश में 23,500 लोगों की मौत हुई है यूपी में। यह एक बड़ा फर्क है। आबादी ज्यादा नहीं, लेकिन कहां 10 लाख से ज्यादा मौत और 23,500 मौतें। रोज 360 लोगों की मौत हो रही है अमेरिका में। यूपी में कोरोना से इस वक्त कोई मौत नहीं हो रही है, पूरी तरह से कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश में कोरोना।
अमेरिका में देखिए 3 करोड़ 20 लाख कोरोना मरीज मिले हैं अमेरिका में, और उत्तर प्रदेश में 21 लाख कोरोना के केस सामने आए। सोचिए 30 करोड़ से ज्यादा आबादी और 3 करोड़ 20 लाख, यानी 10% मामले। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी, 21 लाख मामले। अब आप रेशियो से अंदाजा लगा सकते हैं दोनों राज्यों में फर्क क्या है। बाइडेन को देखिए, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी अमेरिका जैसे मुल्क में भी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कमी जो थी, इस कमी पर जल्द से जल्द काबू पाने की पूरी कोशिश हुई और काबू भी पाया। अमेरिका में देखिए डेल्टा, ओमिक्रॉन, सबने कहर बरपाया अमेरिका के अंदर, लेकिन योगी ने देखिए शुरुआत के दौर के बाद कोरोना काबू में रहा। उसके बाद अमेरिका में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई, अमेरिका में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में, यूपी में 31 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगे हैं लोगों को अब तक। यह है यूपी के लिए बड़ा टारगेट। सोचिए जरा, 31 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके, आबादी है 20 करोड़ से ज्यादा, यानी डबल वैक्सीनेशन भी हो चुका है लोगों को। अमेरिका पूरी आबादी को टीके नहीं लगा पाया। WHO कोविड प्रबंधन पर सवाल उठा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका पर, बाइडेन पर सवाल उठा चुका है। सबसे बुरी तरीके से अमेरिका ने कोरोना को हैंडल किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट पॉलिसी की तारीफ कर चुका है। यही फर्क है दोनों नेताओं में। एक तरफ जो बाइडेन है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है। यह बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बाइडेन को कोरोना के प्रबंधन के मामले में कैसे पछाड़ दिया है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये BMG क्या है? ये BMG का काम ये है जिसने योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा प्रशंसा की है, योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया है, अमेरिका से बेहतर बताया उत्तर प्रदेश के हालात को। ये जो आप देख रहे हैं, ये है BMG। आइए आपको बताता हूं ये BMG है क्या, ये समझिए जरा। देखिए जरा BMG क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये गैर सरकारी वैश्विक संगठन है और जो सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों पर फोकस करता है। ये संस्था दुनिया भर के लोगों की चैरिटी करता है। दरअसल ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चैरिटेबल संस्था है और BMFG की संपत्ति $50 बिलियन से ज्यादा है। BMFG मतलब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा था। साल 2000 में वॉशिंगटन के सिएटल में इसकी स्थापना की गई थी और बिल गेट्स ने समाज सेवा के लिए BMFG की नींव रखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।